ओके, एडवांस लेवल पे सबसे पहले सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर यू ऑल ऑन द सेम पेज? पेज 57। Yes, sir. The packing efficiency of the two-dimensional square unit cell shown below is. Now, two-dimensional में there is a square which is having a circle at the center and 4 circles also at the 4 corners of the square. अब यहाँ पर आपको पैकिंग एफिशिएंसी ढूंढना है। नाउ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं, ठीक है, विथ सर्टेन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेसमेंट, या फिर 2 डायमेंशनल की जगह एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 डायमेंशनल का पैकिंग एफिशिएंसी, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके पूछे जाते हैं। ठीक है, इस साल भी इन द ईयर 2021 दिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड। सो वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करना प्रॉब्लम नहीं है। So here you can observe that the space which is occupied in the square is equal to the area of 2 circles. Yes, sir. So the packing efficiency will be equal to area occupied, which is 2 into pi r square, upon the total area available, which is area of the square, and then multiply by 100. Now A और R का एक relation आपको यहाँ से ढूंढना है, and the relation should be identified in such a way that the atom and the edge length, they are equated in such a way that the atoms are touching each other. मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा लेंथ आप कंसिडर करेंगे which will give you a correct relation between A and R? फेस डायगोनल। फेज डायगोनल। तो यहाँ पर फेज डायगोनल हमें पता है √2a के बराबर होता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4r। ऑब्वियसली दीज आर ऑल टचिंग ईच अदर। ठीक है, अब a और r का रिलेशन यहाँ से मिल गया, जस्ट सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एंड यू गेट द पैकिंग एफिशिएंसी। द आंसर वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, ये वापस आपको बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं, तो एक करेक्ट अप्रोच अगर लगाओगे तो यू विल डेफिनेटली गेट टू द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मल्टीपल पे आ जाओ। 9th one, solid state is all about information. If you know the information well, then इस टाइप के मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। जैसे 9th वाला क्वेश्चन देखो, which of the following statement is are correct? The coordination number of each type of ion in cesium chloride crystal is 8. True or false? True. True. So we should be knowing the structures of NaCl, then sphalerite या zinc blend and cesium chloride. हर एक के बारे में कुछ मैंने पॉइंटर्स दिए हुए हैं नोट्स में, वो आपको करेक्टली ध्यान होने चाहिए। जैसे सीजियम क्लोराइड का अगर एक समरी बताओ तो पॉइंट नंबर 1, सीजियम क्लोराइड में द अनायन Cl- occupies all the where are the anions placed in cesium chloride? Corners They of are the placed corners and bottom. Sorry. अच्छा मुझे बताओ, सीजियम क्लोराइड हैज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर? body एफसीसी या center. बीसीसी? हाँ, बीसीसी सॉल्ट लाइक है। बीसीसी सॉल्ट लाइक का मतलब यहाँ पर कॉर्नर और बॉडी सेंटर के ऊपर ही आयंस प्रेजेंट है, जिसमें से द अनायंस आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, and the cesium chloride, cesium ion being a very big ion occupies the cubic void. ठीक है, now this is confirmed by the concept of radius ratio. What is r plus upon r minus का range over here? 0.414. ना, क्यूबिक के लिए नहीं था, 0.73221. लास्ट रेंज है ये 0.7321। सो यहाँ पर रेंज शुरू होता है 0.155 से 0.225, 225 से 414, 414 से 732 एंड 732 से 1, और कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ 3, 4, 6 एंड देन 8।
इसीलिए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम 8 बोलते हैं। मतलब 8 क्लोराइड विल बी टचिंग 1 cesium, वाइस वर्सा 1 क्लोराइड वुड बी टचिंग 8 cesium ions। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 2 होते हैं, वन इज विथ रिस्पेक्ट टू कटायन, अदर इज विथ रिस्पेक्ट टू अनायन। दोनों का 8 है, इसलिए हम सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर बोलते हैं। लेकिन अगर अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वी हैव टू स्पीक इट डिफरेंटली। जैसे फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड में हमने देखा था, एक में 4 और 8 आता था, दूसरे में उल्टा 8 और 4 आता था। बट इट Yes. ऐसा नो। देन एक और चीज था यहाँ पर, एनडीडी, व्हाट इज दैट? So NND. हाँ सॉरी, क्या था वो? Nearest neighbor distance. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दैट इज बिटवीन द कटायन एंड अनायन जो डिस्टेंस है, आर प्लस प्लस आर माइनस, दैट इज एनएनडी, विच इज इक्वल टू व्हाट? A root 3 by 2. a√3/2। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो आपको हर आयोनिक सॉलिड के लिए, स्पेशली ये जो कॉमनली आज सॉलिड्स हैं उनके बारे में याद रहना ही चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे, अ मेटल दैट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 12। बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। फॉल्स है ना? बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, तो ये इनकरेक्ट है। A unit cell of an ionic crystal shares some of its ions with other unit cells. True. मतलब Cl minus will be common with other unit cells. Similarly, the Na plus, which is at the H center, will be having some portion shared with other unit cells. ठीक है, इसीलिए तो हम उसका contribution per unit cell fractions में लेते हैं, half, 1/4, 1/8 इस तरह से। ठीक है, next, the length of the unit cell in NaCl is 552 picometer. Now, how do you justify that? कटायन और अनायन का रेडियस दिया हुआ है। R/2. R plus plus R minus for NaCl was A/2। तो जो एज लेंथ है जब आप कैलकुलेट करोगे वो 552 आता है, मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। So as I said, information based questions यहाँ पर आते हैं। If you know the information well, if you have understood it, then they are simple questions. 12th one. In the sodium chloride structure, each Na plus is surrounded by 6 Cl minus ions nearest neighbors and dash Na plus ion next nearest neighbors. सोडियम क्लोराइड में एक Cl माइनस 6 Na प्लस को टच कर रहा है, और वही Na प्लस कितने और Na प्लस को टच कर रहा है वो पूछा है। So Na plus ion in NaCl is present where? OVs. All OVs। ये सारे OVs को ऑक्यूपाई करता है, मतलब इट इज प्रेजेंट एट दी एज सेंटर्स जो 12 होते हैं, एंड Body. बॉडी सेंटर। ठीक है, now with respect to the body center वाला Na plus, how many Na plus are touching that central Na plus? 12. वही पूछा है ना। एक Na प्लस 6 Cl माइनस को टच कर रहा है, तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोला जाता है। Why? Because the coordination number is with respect to the opposite ion. But same ion कितने और ions को टच कर रहा है वो next nearest neighbors बोला जाता है। तो अगर central Na plus को सोचो तो it is touching all the edges वाला Na plus, और 12 edges होते हैं। ठीक है, तो 12 edges होते हैं, मतलब यहाँ पर आंसर भी 12 हो जाएगा। Understood? Yes, sir. सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो है वो सारे सिंगल ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चंस में हम सॉल्व कर चुके हैं। इफ यू जस्ट गो थ्रू देम, दे आर ऑल द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम कर चुके हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप करो तो भी चलेगा, नहीं तो इसको स्किप करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। ओके,
नाउ मैट्रिक्स मैच पे आ जा. सॉरी, Can you do 11? 11th, if the unit cell of a mineral has cubic closed packed array of oxygen atoms with m fraction of octahedral holes occupied by aluminum ions and n fraction of tetrahedral holes occupied by magnesium ions, m and n respectively are. Now, if you have realized that this is a question related to one of the common structure, then the answer is easy. Oxide ions, magnesium ion, aluminum ions. It is one special structure called Spinal. structure ही है. In fact, magnesium, aluminum और oxide का formula क्या बनता था? अच्छा, what was the general formula for A, B and O? AB2O4. 1 2 का 4 याद रखने के लिए बोला था ना, AB2O4. तो मैग्नीशियम के लिए रिलेटेड जो बात कर रहे हैं, इट्स MgAl2O4. चलो, अगर ये रियलाइज हो जाता है तो वेल एंड गुड. अदरवाइज यहाँ पर ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP. सो CCP मतलब 4 ऑक्साइड आयंस होंगे. उसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम और अल्यूमिनियम आयंस का कुछ फ्रैक्शन दिया है. नाउ जो अल्यूमिनियम आयन है वो यहाँ पर ले रहा हूँ, मैग्नीशियम आयन को यहाँ पर ले रहा हूँ. ठीक है, तो m fraction of octahedral holes are occupied by aluminum ions. So m into OV यहाँ पर और Mg+2 के लिए n into the TV. बराबर. Now how many TVs are there for the 4 oxide ions in the unit cell? 8. 8 TVs होते हैं. और OVs 4. 4 होते हैं. बराबर. तो अब यहाँ पर अगर ये 1:2:4 के रेशियो में है तो इसका फ्रैक्शन कितना आना चाहिए? 1/8. 1/8. तो हमने स्पाइनल में यही पढ़ा था कि the +2 cation is having 1/8 of the TVs occupied and the +3 cation is having half of the OVs. That's how you get the fraction as 1/8 and 1/2. अब m और n पूछा है respectively, तो 1/2, 1/8 आएगा, which is option A. तो उन्होंने स्पाइनल कहीं मेंशन नहीं किया था, but if you realize through the statements, it is definitely the spinal structure related information only. Is that clear, Gautam? Yes, sir. ध्यान रखो, इसलिए जो मैंने 6 स्ट्रक्चर्स दिए हैं ना, उसका इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से याद रहना चाहिए. जैसे पीछे मैंने बोला ना, NaCl, ZnS, CsCl, फ्लोराइट, एंटीफ्लोराइट, उसके बाद स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल, और डायमंड का भी मैंने यहीं पे इंक्लूड करके दिया हुआ है. डायमंड के रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं. 2021 में इस साल क्वेश्चन आया हुआ था, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज. कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है? हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 8. 8. बस. अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आंसर है, नहीं पता है तो आप दिमाग खुजाते रहो. इसलिए सॉलिड स्टेट में बेटर यू जस्ट अंडरस्टैंड एंड देन डायरेक्टली रिमेंबर इट. आपको मुंह पे होना चाहिए सारा इंफॉर्मेशन. ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम इन एनालाइजिंग द सेम इंफॉर्मेशन. Okay, 24th matrix match. Column 1 is to be matched with some information given in column 2. तो पहला है simple cubic and face centered cubic. सामने 4, column 2 में 4 parameters है. Have these cell parameters A, B, C equal and alpha, beta, gamma equal? Are 2 crystal systems, have only 2 crystallographic angles of 90 degree and belong to the same crystal system. Now simple cubic and face centered cubic में will the P match? Yes. Yes. Now हमारे पास ब्रेवाइस लैटाइसिस के मेन टाइप कितने थे? 14. मेन टाइप
सब टाइप के साथ 14 है, मेन टाइप कितने हैं? 7. 7. 7 मेन टाइप्स है, ठीक है। एक तो है क्यूबिक, फिर आपका टेट्रागोनल, देन सीक्वेंस में याद रखना है ऑर्थोरोम्बिक, देन मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। सीक्वेंस में याद रखने इसलिए बोला था क्योंकि क्यूबिक मतलब अपना परफेक्ट क्यूब है, यानी इसके पैरामीटर्स ए बी सी इक्वल, अल्फा बीटा गामा इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल में एक लेंथ अनइक्वल है, तो ए बी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बाकी सेम। ऑर्थोरोम्बिक में ऑल Unequal. ऑल Unequal. हाँ अनइक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मोनोक्लिनिक में नाम से वन एंगल इंक्लाइंड, मतलब अल्फा विल बी इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 एंड लेट्स से बीटा इक्वल टू 120 डिग्री या नॉट 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक में सारे एंगल्स इंक्लाइंड, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों अनइक्वल। हेक्सागोनल टेट्रागोनल के जैसा है, लेकिन उसमें जो एंगल है वो आपका सॉरी, दो एंगल्स 90 होता है और एक एंगल 120 डिग्री हो जाता है। रोम्बोहेड्रल में इट्स सिमिलर टू द क्यूबिक, a equal to b equal to c, alpha equal to beta equal to gamma, but not equal to 90 डिग्री, ठीक है। तो क्यूबिक में 3 सब टाइप्स है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। टेट्रागोनल में 2 ही है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, टू बी रिमेंबर्ड एज टीबी। ऑर्थोरोम्बिक एक ही ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है या ब्रेवाइस लैटाइस है जिसमें चारों टाइप्स एग्जिस्ट करता है। मोनोक्लिनिक में 2, टू बी रिमेंबर्ड एज मी, दैट इज एंड सेंटर्ड होता है, और इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव होता है। तो अगर आप क्रिस्टल सिस्टम्स को देखोगे तो फेस सेंटर्ड इसमें है और ऑर्थोरोम्बिक में है, बराबर। Yes, sir. तो यहां पर सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो सेल पैरामीटर्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा मैच होगा। उसके अलावा S. एसपी, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम क्रिस्टल सिस्टम, मतलब क्यूबिक के अंदर वो है और ऑर्थोरोम्बिक का सब टाइप वो है, ठीक है। तो ए विल मैच विथ पी एंड एस। फिर क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल वर सिमिलर, मतलब सेल पैरामीटर्स यहाँ पर सेम रहेगा, पी मैच होगा, और ये भी 2 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। तो दे डोंट बिलोंग टू द सेम क्रिस्टल सिस्टम बट दे आर 2 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स, तो यहाँ पर क्यू मैच होगा। फिर क्यूबिक और टेट्रागोनल, So how does P match with B? पी मैच विथ बी। क्यूबिक के अंदर वी हैव ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। बट रोम्बोहेड्रल में साइड्स इक्वल होते हैं और अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होता है आपस में, लेकिन इट्स नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो उन्होंने 90 डिग्री का मेंशन नहीं किया है, बट एंगल्स तो इक्वल ही है ना दोनों में। Yes, yes, got it. हाँ, इसलिए पी Sir, मैच किया। हाँ, sir, in A, orthorhombic, primitive and FCC don't have ABC equal. ऑर्थोरोम्बिक एंड, Sir, in orthorhombic, हाँ हाँ, simple cubic and face-centered cubic don't have A, B, C equal. So then how can we put A as P? हाँ हाँ, साइड्स अनइक्वल होते हैं, फेस सेंटर इसमें होता है।
The sides are unequal. A not equal to B not equal to C रहता है यहाँ पर, और फेस सेंटर्ड इसका एक सब टाइप है, तो सेल पैरामीटर्स इसके लिए मैच नहीं करना चाहिए. करेक्ट. So they just belong to the same crystal system. दिया है. क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू खाली क्यूबिक की बात कर रहे हैं. अच्छा नहीं, रुको रुको, सॉरी, सिंपल क्यूबिक बोला है एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक. क्यूबिक मतलब इसी की बात कर रहे हैं, इसका ही सिंपल या प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं, और इसी का फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं. ओके ओके सर. इसीलिए पी मैच करेगा. अगर रोम्बोहेड्रल की बात करोगे, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक की बात करोगे तो नहीं मैच करेगा. क्यूबिक वर्ड है ना, इसीलिए इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट दिस क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक वाला. समझा? यस सर. अगर जनरलाइज करके बोलते हैं ना कि सारे क्रिस्टल सिस्टम्स में सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का पैरामीटर सेम है, तो वो गलत होता. ओके, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल. इसमें आपका सेल पैरामीटर तो मैच होगा ही नहीं. एंगल्स के लिए इक्वल रहते हैं, तो एक एंगल नॉन 90 ऐसा कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, तो ये दो अलग क्रिस्टल सिस्टम है, तो ये एक ही ऑप्शन को मैच करेगा, दैट इज क्यू. एंड हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक. हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक. क्यू एंड आर. करेक्ट. क्यू मैच करेगा और एंगल्स के रिलेटेड मैच करेगा, क्योंकि मोनोक्लिनिक में भी एक एंगल इंक्लाइंड और हेक्सागोनल भी एक एंगल 120 डिग्री होता है. ठीक है. Yes, sir. यस सर. नाउ कॉम्प्रिहेंशन जो आया हुआ था ना, दैट वाज रिलेटेड टू द HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड यूनिट सेल. देखो, अब अगर आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन पता है तो तीनों आंसर बहुत सिंपल थे. 26. The number of atoms in HCP unit cell is 6. 6. अच्छा, बाय द वे ये 6 कैसा है वो मैंने समझाया हुआ है ना? यस सर. What type of arrangement is HCP? अरेंजमेंट कैसा है, लेयर कैसा अरेंज होता है उसमें, स्टैकिंग कैसा है? ए बी ए बी ए बी. हाँ, ए बी ए बी ए बी 3 डायमेंशनल होता है. बराबर. इसका यूनिट सेल भी विजुअलाइज अगर आपने किया है तो सिंपल था. यहाँ पर एक फेस सेंटर वाज टचिंग द, सॉरी, एक फेस सेंटर वाज टचिंग द 6 हेक्सागोनल कॉर्नर्स. उसके ऊपर 3 और उसके नीचे 3, ऐसा यूनिट सेल था. इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता था, और इसके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है दैट वाज काउंटेड और एनालाइज्ड एज 6. Then 27, the volume of HCP unit cell is, वॉल्यूम कितना? A. 24 √2 r3. डायरेक्टली याद रखना है, कैलकुलेट करते बैठोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग है. और एम्प्टी स्पेस HCP का होता है 26%. ठीक है. Yes, sir. ओके. नाउ 30th क्वेश्चन देख लो. अब ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उतना दिमाग तभी लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है. Let's see the question. The number of hexagonal faces that are present in a truncated octahedron is. Truncated octahedron में hexagonal faces कितने होते हैं? तो octahedron में हमारे पास एक स्क्वायर यहां पर होगा. इस सारे कॉर्नर्स को अगर एपेक्स पे ज्वाइन कर दो तो ये बन जाएगा एक टेट्राहेड्रन. और नीचे भी if you join the corners with this point you will get another tetrahedron.
This is what an octahedron would be. ठीक है. अब truncated का मतलब यहाँ पर what they are saying is if you slice this layer, this layer, this layer and this layer, तो स्लाइस करने के बाद हेक्सागोनल फेसेस कितने आते हैं? क्वेश्चन समझा? ये Yes. ऊपर के लेयर्स को और साइड के लेयर्स को अगर आप स्लाइस कर दोगे, निकाल दोगे, तो उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन. ठीक है. अब ये ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन के हेक्सागोनल फेसेस कितने होंगे वो पूछा है. विजुअलाइज कर पाओगे? Look at this. So actually after slicing, this is how the truncated octahedron would look like in the blue part. ठीक है. तो अब अगर समझ में आ गया है तो हर जो फेस था उसमें एक एक हेक्सागोनल फेस बनते जाएगा. मतलब दिस इज वन हेक्सागोनल फेस, दिस इज सेकेंड, वैसे ही पीछे और दो होंगे. मतलब जो ऊपर का टेट्राहेड्रन है उसमें 4 हेक्सागोनल फेसेस आएंगे. सेम वे में नीचे के टेट्राहेड्रन में और 4 फेसेस आएंगे. मतलब टोटल हेक्सागोनल फेसेस जो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन में होगा दैट विल बी इक्वल टू 8. 8. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. और उस टाइम पे स्ट्राइक हो ना हो, और ऐसा क्वेश्चन अगर पहले नहीं देखा हो तो बहुत डिफिकल्ट है. सो इट्स ओके इफ यू डोंट अंडरस्टैंड और डोंट are not able to answer such type of questions. It's okay. ऐसे questions को छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. आपका मेन टारगेट अराउंड 50% होना चाहिए. अगर आप 50% तक रीच हो जाते हो मतलब यू हैव क्रैक्ड आईआईटी इन द टॉप 7 आईआईटी कॉलेजेस. बस तो आपका टारगेट वो रखो. और केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली अगर कोई सेक्शन आपका थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो अगर एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू उसको थोड़ा लाइटली भी लोगे तो इट्स ओके. डोंट वरी मच अबाउट इट. ठीक है. Yes, sir. चलो अब सॉल्यूशंस पे आ जाओ. So can you do 29? 29, the coordination number of aluminium in the crystalline state of AlCl3 is. aluminium का coordination number. Okay, Al plus 3 and Cl minus, so it's AlCl3. maybe I think factual ही है because इसके बारे में you need to know the information. R plus R minus का information भी नहीं दिया है यहाँ पर. That was given, you could have answered. अगर आंसर 6 है इसका मतलब द R प्लस अपॉन R माइनस रेशियो इज इन द रेंज ऑफ 0.414 to 0.732. इसका मतलब द कटाइन इज ऑक्यूपाइंग ऑल द ओवीज. ठीक है. सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर इफ यू डोंट नो द अदर इंफॉर्मेशन. बिकॉज ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर आपने कहीं पे पढ़ा है तो ही आपको क्लैरिटी होगा इसके बारे में. अदरवाइज मतलब इसको सोच नहीं पाओगे आप. So, but isn't coordination number equal to 4? फॉर द टीवी इट्स 4 ना. So it forms a Thoroughbridge dimer. Al2Cl6. बट क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ AlCl3 आप किस हिसाब से 4 बोल रहे हो? So in P block we had done the structure.
हाँ वो तो स्ट्रक्चर तो हमने किया है, Al is bonded with 3Cl and यहाँ पर Al is bonded with 3Cl, और इस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो Cl अपना लोन पेयर यहाँ पर देगा और यहाँ पर देगा। इस हिसाब से अच्छा each Al is touching 4Cl, नहीं बट ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं, यूनिट सेल के हिसाब से आपको करना पड़ेगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इज लाइक एक यूनिट सेल में कितने एल्यूमिनियम आयंस है, कितने क्लोराइड आयंस है, कहां पर उसका प्लेसमेंट है, एंड 1Al+3 is touching how many Cl- ions per unit cell, that would be called its coordination number. This is not how you get the coordination number. ये गलत हो जाएगा, समझा? Yes, sir. तो जब तक इसका यूनिट सेल और इसका आयंस का अरेंजमेंट इज नॉट नोन, विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चर। जैसा भी NaCl का इंफॉर्मेशन अपने को पता है, ZnS का पता है, CsCl का पता है, फ्लोराइड एंटीफ्लोराइड, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली वी कैन आंसर बिकॉज वी नो द अरेंजमेंट। बट इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर्स की अगर बात करेंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, so don't worry about such type of questions. Okay, Yes, sir. okay, solutions कॉलिगेटिव में क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। When mercuric iodide is added to the aqueous solution of potassium iodide, then freezing point is raised, lowered, does not change, या boiling point does not change. Mercuric iodide is added to Ki. What happens to the freezing point? Lower. And how do you come to that answer? Can you relate something with respect to the given reaction? Mercuric iodide is added to aqueous solution of Ki. Nessler's reagent strike होता है? What is the formula of Nessler's? K2HgI4. मर्क्यूरिक आयोडाइड Ki के साथ रिएक्ट करके नेस्लर्स रिएजेंट का कॉम्प्लेक्स बनाता है K2HgI4. This is how we write the Nessler's reagent. Obviously अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ ही Nessler's reagent बोला जाता है. Only this complex is not Nessler's reagent, but this is the formula of Nessler's reagent that we can relate. तो अगर आप यहाँ रिएक्शन देखते हो तो Hgi2 would react with Ki in the ratio 1:2 to give K2HgI4. Now, if I talk about the number of ions on the left hand side, how many ions will you count? Left side में. Both are electrolytes, right? So how many ions will you count for Hgi2? 2. 2 कैसे? 3. Hg+2 का 1 और 2i- का 2 ना? हाँ कि नहीं? 3 आयंस होंगे और Ki के 2 आयंस होंगे, बट 2 मोल्स है, मतलब टोटल Ki के आयंस 4 मिलेंगे। यानी बिफोर द कॉम्प्लेक्सेशन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन वर 7, बट जैसे ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है दिस K2HgI4 वुड ब्रेक डाउन टू गिव हाउ मेनी आयंस? 3. 3. मतलब आफ्टर दिस कॉम्प्लेक्सेशन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैव decreased. So the colligative property will decrease because colligative properties are proportional and dependent on n dash. मतलब depression in freezing point will decrease, but the freezing point will be
increased. And अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो डेल्टा टी भी घटेगा एंड इवन द बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज्ड. Got it? Yes, sir. So the answer will be freezing point is raised when mercuric iodide is added to aqueous solution of potassium iodide. This is a concept of complexation where the number of ions generally will decrease, the colligative properties will decrease, but the vapor pressure and freezing point will be increased. Vapor pressure and freezing point n dash से inverse होता है. बाकी सारी colligative properties and boiling point are proportional to n dash. Correct? Yes, sir. Sixth one, 0.2 molar acid HX is 20% ionized in solution with Kf given. The freezing point of the solution is. वैसे simple question है, just एक बार revision हो जाए इसलिए मैंने ये लिया है. What is the formula you will apply to get the freezing point? Delta TF equal to KFM. I KFM. हाँ. If you forget I, then the game is over. वैसे भी 20% आयोनाइज दिया है मतलब अल्फा तो दिया हुआ है. ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे तो द फॉर्मूला टू बी यूज्ड इज IKFM. और मैं बोल चुका हूं कि आप बाय डिफॉल्ट IKFM को ही लिखो, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I को 1 कंसिडर कर लो, इलेक्ट्रोलाइट है तो I को अल्फा के साथ रिलेट करके यू हैव टू फाइंड. एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ I एंड अल्फा? 1 minus alpha plus n dash alpha. 1 minus alpha plus n dash alpha for an electrolyte undergoing diso. और वही अगर असो का रहेगा तो खाली एक चेंज होता है, इसकी जगह Alpha by n dash. बस वहां पर n dash डिवाइड कर लेना है. ठीक है, तो इस केस में HX इज एन इलेक्ट्रोलाइट गिविंग यू 2 आयंस, मतलब n dash 2 होगा तो ये 1 प्लस अल्फा हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1.2 क्योंकि अल्फा 0.2 है. तो अब सिंपल है, सिंपल application of the values. So 1.2 into 1.86 into 0.2 खत्म. अब ये डिप्रेशन आपको देगा तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 में से माइनस करके जो भी आंसर है वो नेगेटिव कर देना है. So answer comes out to be option A. Next, 11th, about Henry's law. The Henry's law constant for the solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 10⁵ atmosphere. Now, Henry's के ऊपर क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो दो फॉर्मूला है, एक तो S इक्वल टू KHP और दूसरा है P इक्वल टू KHX, जहां पर KH की यूनिट्स डिफर करते हैं. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर वाला यूनिट कौन सा फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए? P is equal to KHX. P is equal to KHX with the concept the partial pressure of any gas in the solution is equal to the Henry's constant for that gas, which is constant at a constant temperature, into the mole fraction of the gas. ठीक है, तो यहाँ पर KH की वैल्यू दी गई है with the unit of atmosphere. Next, the mole fraction of N2 in air is 0.8. Mole fraction of N2 in air is equal to 0.8. The number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmosphere pressure is. Number of moles of N2 from air which is dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmosphere pressure is how much? Now, 5 atmosphere pressure is the atmospheric pressure which is given. जिसमें what is the proportion of nitrogen? 0.8. 0.8, 80%. यानी नाइट्रोजन का जो प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर में दैट इज 4 atmosphere. 4 एटमॉस्फेयर है ना. द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर विल बी इक्वल टू
the atmospheric pressure into its proportion, which is 0.8, which is equal to 4 atmosphere. तो ये partial pressure हो गया. KH आपको दिया हुआ है 10⁵ into the mole fraction of the nitrogen gas, right? So X of the gas is equal to 4 into 10⁻⁻⁵. Now this mole fraction is equal to number of moles of nitrogen upon the total moles, which is nitrogen plus water. Now with this value, can we do certain approximation? Denominator equal to NH2. Because यहाँ पर जो moles of nitrogen है with this value obviously is very small as compared to the 10 moles of water which is given. तो इसको आप ignore कर सकते हो, neglect कर सकते हो. और moles of the water 10 दिया हुआ है, तो nitrogen के जो moles है that will be equal to 4 into 10⁻⁵ into 10, which is equal to 4 into 10⁻⁻4 moles. That's option A. समझा? खाली ये पार्ट इंपॉर्टेंट था कि टोटल एटमॉस्फेयर प्रेशर 5 है और प्रोपोर्शन नाइट्रोजन का 0.8 है, तो 4 एटमॉस्फेयर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लेना है, बस. समझा? Yes. 16 multiple correct. Benzene and naphthalene form an ideal solution. Ideal के लिए एक हिंट याद रखो, belonging to the same family. So benzene and naphthalene form an ideal solution at room temperature. For this process, the true statement is delta G is positive, delta S system is positive, delta S surrounding is 0, delta H is 0. एक ऑप्शन तो पता ही है, Delta H is 0. delta H is 0 confirm है. Now benzene and naphthalene, when they mix together, what type of process is this? Is it reversible or irreversible? Irreversible. Irreversible. Mixing is an irreversible process. बराबर. So can you answer now with respect to thermodynamics, what will be delta G? All the irreversible processes are always Spontaneous. spontaneous. And for spontaneity, what is the condition? Delta G is negative. Delta G. And when we say delta G, it's of the system which is negative. Yani delta S of the system will be Positive. positive. And what can you comment about delta S surrounding wala? 0. Irreversible process. Thermodynamics में हम कर चुके हैं. सारे irreversible process के लिए ये surrounding का तो 0 होगा. And अगर वो process spontaneous है तो delta G system will be negative. Now by default जब delta G बोलते हैं वो system का ही होता है. delta G कभी भी total नहीं लिया जाता है. Entropy is related with the total word. It can be system, surrounding या universe यानी total entropy. बराबर. तो इस हिसाब से the correct option will be B, C as well as D. समझा? Yes, sir. Then come to the comprehension. So comprehension 1, first part is all about information and the application given. Second paragraph देखो, a solution M is prepared by mixing ethanol and water. The mole fraction of ethanol in the mixture is 0.9. And कुछ given data दिया है, freezing point depression constant of water यानी KF water का, KF ethanol का, KB water का, KB ethanol का. स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, इथेनॉल का, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट वाटर, इथेनॉल, वेपर प्रेशर प्योर वाटर, प्योर इथेनॉल का, मॉलिक्यूलर वेट वाटर और इथेनॉल का. नाउ इन आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंसीडर द सॉल्यूशन टू बी आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशंस and the solute to be non volatile and non dissociative. ठीक है, नॉन वोलेटाइल तो हम कंडीशन में बोलते ही हैं, नॉन डिसोसिएटिव है इसका मतलब I is equal to 1. 1. ठीक है, तो अब
40th question. The freezing point of the solution M is. Now, इसमें सबसे important चीज, going back to the second paragraph, a solution M is prepared by mixing ethanol and water. The mole fraction of ethanol in the mixture is 0.9. इसका मतलब क्या हुआ? इथेनॉल वाटर के मिक्सचर में the moles of ethanol is 0.9 and the mole of water is 0.1. Means ethanol is present in excess. higher proportion. तो ये बन जाना चाहिए आपका, Solvent. and water is in the lower proportion, so this becomes the solute. बस ये चीज स्ट्राइक होना चाहिए था ये क्वेश्चन में, और स्ट्राइक होने के लिए उन्होंने मल्टीपल इंफॉर्मेशन दिया है. देखो, गिवन डेटा में अगर सॉल्वेंट वाटर ही होता तो केएफ ऑफ वाटर ही दिया जाता, बट केएफ ऑफ इथेनॉल भी दिया है, मतलब केएफ इज अ क्वांटिटी विच इज सॉल्वेंट डिटरमाइंड एंड सॉल्वेंट डिपेंडेंट. तो केएफ ऑफ इथेनॉल दिया है, इसका मतलब इथेनॉल सॉल्वेंट हो सकता है, ऐसा आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो अब सॉल्व करने का अप्रोच वही है, लेकिन जनरली हम वाटर को सॉल्वेंट मान के चलते थे, तो उसके हिसाब से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. बट अब खाली रिवर्स कर दिया है सिनेरियो को, तो यहाँ पर सॉल्वेंट एज इथेनॉल कंसिडर करके डेल्टा टीएफ विल बी इक्वल टू आई के एफ एम. नॉन डिसोसिएटिव है तो आई तो 1 है. केएफ किसका लेना है? Ethanol. इथेनॉल का, विच इज गिवन टू बी 5, नहीं, केएफ इज 2, ये 2 दिया है. एंड मोलैलिटी, नाउ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. सॉल्यूट है अपना वाटर, अपॉन द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी वेट ऑफ द इथेनॉल इन केजी. तो ये जो रेशियो आएगा, मोल्स ऑफ वाटर इज 0.1, इथेनॉल का जो वेट है मोल्स इनटू द मोलर मास ग्राम में आया, एंड इनटू 10⁻³ यानी ऊपर जाकर 1000. So this calculation gives you the answer. ठीक है, ये तो डिप्रेशन मिल गया. ठीक है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो विथ रिगार्ड्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कितना है दिया हुआ है? 155. 155.7. तो डिप्रेशन जो भी आया उसमें से माइनस करना है ना. अगर आपको ये फंडा क्लियर हो चुका था पहले से ही, तो 4 ऑप्शन देखकर आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, क्योंकि अगर वाटर को आप मान के चलते हो एज द सॉल्वेंट, तो आंसर आपका 273 से कम आएगा. लेकिन अगर आपने इथेनॉल को सॉल्वेंट समझ लिया है, तो एक ही आंसर आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते थे, दैट इज ऑप्शन डी. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. यहां पर एक्चुअली आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, सिर्फ स्ट्राइक हो जाना चाहिए था आपको. आगे, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एम. ना वेपर प्रेशर पूछा है, तो उसके लिए, अच्छा, और एक चीज यहां पर मैंने 2 फॉर्मूलाज आपको दिए हैं वेपर प्रेशर के. एक तो डेल्टा पी बाई P1 नॉट इज इक्वल टू x2, जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए N2 बाई N1 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. और अगर आपको पता नहीं है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं, तो फिर यूज व्हाट फॉर्मूला? Raoult's law. नहीं नहीं, इसी को रेसिप्रोकेट करके मैंने एक और फॉर्मूला बताया था. ये तो राउल्ट्स लॉ से डिराइव्ड ही है. दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन ना, where N2 is very small as compared to N1. एक और फॉर्मूला दिया है, PS अपॉन डेल्टा P इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, जिसको डिराइव किया है फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली, बट रेसिप्रोकेट करके किया है. तो ये फॉर्मूला कोई भी सॉल्यूशन के लिए आप यूज कर सकते हो, चाहे डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, या आपको पता नहीं है, किसी भी केस के लिए यूज कर सकते हो. समझा? Yes, sir. मैंने आके नहीं.
तो अब यहाँ पर ऊपर वैसे आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन दिया हुआ है, तो आप अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला भी यूज करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल्टा पी बाई पी वन नॉट, पी एस ढूंढने के लिए आपको हमेशा पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो N2 बाई N1 का जो रेशियो है, नाउ N2 इज द मोल्स ऑफ द solute which is 0.1 upon 0.9 which is equal to 1/9। ठीक है, तो यहाँ पर P1 नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू P1 नॉट, और ये 9 टाइम्स आ जाएगा। फिर आप सॉल्व करो तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। यू गेट द आंसर एज ऑप्शन बी। ठीक है, But can't we directly use Raoult's law? P1 नॉट इंटू x1 वो वाला, Yes, sir. हाँ कर सकते हो। PS जो है फॉर अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इट्स P1 नॉट इंटू x1। तो x1 आपको ऑलरेडी पता है और P1 नॉट दिया हुआ। P1 मतलब किसका यूज करोगे आप? वेपर प्रेशर ऑफ Ethanol. इथेनॉल। यस, यू कैन डायरेक्टली डू दैट, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली ये सॉल्व करने के बाद यही आएगा। अगर ये स्ट्राइक हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फॉर्मूला से करो, आपको वही आंसर मिलेगा, कोई इश्यू नहीं है। And 42nd, water is added to solution M such that the mole fraction of water in the solution becomes 0.9। अब यहाँ पर ये नॉर्मल केस हो गया। नॉर्मल केस मतलब वाटर इज द सॉल्वेंट एंड इथेनॉल विल बिकम द सोल्यूट। और अब आपको बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन फाइंड करोगे एज I इंटू के बी इंटू एम। आई तो 1 है, के बी पानी का लिया जाएगा 0.52 इंटू, अब आपका सोल्यूट 0.1 और ये 0.9 इंटू मोलर मास पानी का, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है, और बाद में किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। दिस इज द कैलकुलेशन। सो यहाँ पर कुछ केल्विन में आएगा, फिर उसका एलिवेशन 373 ऐड करके मिल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट वुड बी ऑप्शन बी। क्लियर? Yes, sir. Now 44th। Now इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं काफी बार, मेंस में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। If the freezing point of 0.01 molar aqueous solution of cobalt 3 chloride ammonia complex which behaves as a strong electrolyte is negative 0.0558 degrees Celsius, the number of chlorides in the coordination sphere of the complex is। कितने क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो पूछा है। व्हाट विल यू डू फॉर दिस? First find I. फर्स्ट फाइंड आई, क्योंकि आई से आपको नंबर ऑफ आयंस मिल जाएगा, और आयंस मिलने के बाद आप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में कितने क्लोराइड है वो पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पर आई ढूंढना है बस। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। द डिप्रेशन विल बी नेगेटिव दिया हुआ है, तो जीरो में से माइनस करोगे तो 5.58 इंटू 10 पावर -2 I is to be found। Now alpha is given equal to 1 because it's considered as a strong electrolyte, already दिया हुआ है, और जब अल्फा 1 होता है तो I n डैश के बराबर हो जाता है, राइट? Yes, sir. And alpha is 1, I जो है वो आपको डायरेक्ट सोल्यूट पार्टिकल्स देगा, मतलब ये I n डैश के बराबर ही है। तो ये 1.86 है, इनटू मोलालिटी 10⁻² दिया है, ये गया 1.86 5.58 डायरेक्टली 3 टाइम्स जाता है, यानी I जो n डैश है वो 3 है। अब कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स में 3 आयंस कब आएंगे? व्हाट शुड बी द कंडीशन टू गेट 3 आयंस? 2 chlorides outside the sphere. 2 क्लोराइड्स आउटसाइड द स्फीयर, और कोबाल्ट +3 है, तो टोटल क्लोराइड होने कितने चाहिए फॉर न्यूट्रलिटी? 3. 3। समझा? तो कोबाल्ट के साथ यहाँ पर 2 क्लोराइड बाहर रहेंगे, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स 3 आयंस देगा, राइट? और 3 क्लोराइड है तो 1 क्लोराइड यहाँ पर अंदर होना चाहिए, और कोबाल्ट का यहाँ पर जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है,
तो 5 अमोनिया शुड बी इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझा? तो विद द I का वैल्यू विच इज इक्वल टू n डैश, वी आर एबल टू identify the correct formula of the complex, and through that the number of chloride in the coordination sphere is 1. That's why the answer was 1. समझा? Yes, sir. So how do we know one is inside? Because for cobalt plus 3 अमोनिया तो ऑलरेडी न्यूट्रल है ना, तो इस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल बनाने के लिए +3 शुड बी बैलेंस्ड विथ -3 ना, Yes, sir. What? तो How do 3 we know? क्लोराइड होने चाहिए ना। But how do we know one is inside the coordination sphere? हाँ तो वही तो ना, सी क्या बोला है कि if नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ पर I जो है वो 3 आया। 3 आया मतलब क्या, ये कॉम्प्लेक्स जब भी टूटेगा इट शुड गिव मी 3 आयंस। अब 3 आयंस देने के लिए एक आयन तो हमेशा आपका कोऑर्डिनेशन का होता है ना, स्फीयर का, और बाकी जो आयंस है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मिलते हैं। Yes, sir. Got it. सो 2 क्लोराइड यहाँ पर बाहर होने ही चाहिए, और एक आयन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आएगा। तो अगर मैं तोड़ू इसको तो यहाँ पर +2 वाला आएगा विद द कोबाल्ट। नाउ टू गेट +2 कोबाल्ट +3, एक क्लोराइड अंदर होना चाहिए, बराबर, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसके हिसाब से अमोनिया 5 आना चाहिए। तो ये पूरा फॉर्मूला क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो नाउ 2016 पेपर पे आ जाओ, ऑन पेज नंबर 343। ओके, सो इसमें पेपर 1 में there was just one question from the solution colligative properties and no question from the solid state। 18 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सोल्यूशन कॉलिगेटिव का था। मतलब you can realize that all the chapters obviously cannot be covered in the paper 1 paper 2, है ना। तो यहाँ पर कोई वेटेज भी फिक्स नहीं रहता है, कोई भी चैप्टर आ सकता है, कोई भी टॉपिक आ सकता है, नथिंग इज फिक्स्ड। ठीक है, पेपर 1 का 15th क्वेश्चन देखो, पेज 344। The mole fraction of solute in a solution is 0.1. X2 is 0.1, that implies the moles of the solute is 0.1 and the moles of the solvent are 0.9. At 298 Kelvin, molarity of this solution is same as its molality. मतलब capital M is equal to छोटू m. Density of the solution at 298 Kelvin is 2 gram per cm cube. The ratio of the molecular weights of the solute and solvent, yani M2 by M1, is what? That is asked. Now, as per the information, what should be your approach? Assume it to be 1000 centimeter cube. Assume the volume to be 1000 centimeter cube. Okay. So through this, you will get Molarity in terms of M2. molarity. हाँ, तो कैसे लाएंगे? Do you know some direct formula? If you remember, we had derived one formula. 1000 M upon 1000 D minus MM2. Perfect. Chotu m, that is molality, is equal to 1000 into molarity upon 1000 D minus capital M mm2. मतलब molarity into the molar mass of the solute. Now capital M और छोटू m तो equal है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा।
So if I just shift this, 1000d minus mm2 will become equal to 1000, और डेंसिटी आपका ग्राम पर सीएम क्यूब में होना चाहिए, तो d तो 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2000, मतलब यहां से आपको मिल जाएगा mm2 equal to 1000. मतलब we have got one relation in which we have m2, that is molar mass of the solute. अब एक और रिलेशन लाना है जिसमें मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन्वॉल्व हो, और मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इज इन्वॉल्व ओनली इन विच फॉर्मूला, मोलैरिटी या मोलैलिटी? मोलैलिटी। लिटी में, क्योंकि हम नीचे वेट ऑफ द सॉल्वेंट लिया करते हैं ना, तो छोटू m का फॉर्मूला होता है N2 अपॉन W1 इन kg, राइट? नाउ W1 को अगर मुझे मोल्स में एक्सप्रेस करना है तो हाउ डू आई एक्सप्रेस? m by the number of moles of the solvent is given N mass into molar mass ना, तो W1 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ N1 M1 के फॉर्म में, चलेगा? yes sir लेकिन यहां पर गड़बड़ क्या होगा, दिस N1 into M1 will give you the weight in grams so you have to multiply 10 power minus 3, so this will become 1000 into N2 by N1 का जो रेशियो है वो 1/9 होता है, तो यहाँ 9 नीचे आ जाएगा और M1, तो ये छोटू m हो गया, राइट? बाकी नहीं? yes sir तो देखो एक रिलेशन आपको M2 में ये मिला और दूसरा रिलेशन यहां से ये मिला, दैट इज 9 into M1 into छोटू m is equal to 1000. बस ये दोनों को आप रेशियो ले लो एंड 1000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से M2 by M1 का रेशियो आ जाएगा 1:9, हाँ सॉरी 9:1. समझा क्या? yes sir MM2 यहाँ पर 1000 और नीचे 9 M1M और 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M और छोटू m तो इक्वल दिया हुआ है, तो M2 by M1 का जो रेशियो है वो 9:1 आएगा. दिस इज द आंसर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली याद है ना तो द थिंग्स आर वेरी सिंपल. अगर आप डिराइव करने बैठो, जैसे यहाँ पर ये वॉल्यूम हमने जो लिया था वो सब डिराइव कर सकते हैं, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग. इफ यू नो द फॉर्मूला डायरेक्टली then just apply these two formulas, equate them, take the ratio and you get the answer. अब पेपर 2 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8. One question from solid state and question number 12, one question from solution colligative properties were asked. So 8th one. The correct statement for cubic closed packed 3-dimensional structure is: first, the number of nearest neighbors of an atom present in the topmost layer is 12. CCP का number of nearest neighbors of an atom present in the topmost layer is 12. Is this correct or not? Just a guess करना है तो is this statement correct? The number of nearest neighbors of an atom present in the topmost layer is 12 for a CCP. no Why not? topmost बोलो. layer means that on one side there are no atoms Correct. अगर हम CCP का continuation ABC 3-dimensional structure लेते हैं तो with regards to that the coordination number is equal to 12. That is 100% okay. But उन्होंने बोला है कि
एक जगह आप स्टॉप कर दो और उस टॉप मोस्ट लेयर को अगर देखेंगे तो उस केस में उसका नियरेस्ट नेबर्स या इन अदर वर्ड्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। नाउ एबीसी वाला स्ट्रक्चर में अपना ए लेयर वाज हैविंग दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, बी लेयर में ऐसा था और सी लेयर में ऐसा था, बराबर। और वापस यहां से कंटिन्यूएशन होकर इट गोज ऑन इन द सिमिलर मैनर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर टॉप मोस्ट लेयर की बात करता हूं, इसका मतलब ऊपर वापस कंटिन्यूएशन में कुछ भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर इस एटम के रिस्पेक्ट से देखें तो 6 एटम्स आर इन द प्लेन एंड 3 एटम्स विल बी बिलो। 6 एक ही प्लेन में है और 3 नीचे उसको टच कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम्स, एंड दैट इज व्हाई in this case the coordination number should become equal to 6 in the plane and 3 below 9। अगर वापस इसको कंटिन्यूएशन करता तो फिर 3 ऊपर 3 नीचे 6 इन द प्लेन, दैट्स हाउ वी गेट द कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ना, कि नहीं। तो नॉर्मली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, लेकिन उन्होंने बोला टॉप मोस्ट लेयर में कहीं पे अगर आप स्टॉप कर दोगे तो फिर एक लेयर आपका कंसिडरेशन में आएगा ही नहीं, 3 एटम्स कम हो जाएंगे। तो इस केस में अगर आप यहाँ पर स्टॉप कर देते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 9 आना चाहिए, मतलब ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सिंपल था, लेकिन अगर ये ऑप्शन टिक कर दिया ना तो उसकी वजह से पूरा आंसर गलत। बाकी 3 देखो, the things are directly understood. The efficiency of atom packing is 74%. Yes. Number of OV and TB per atom are 1 and 2. That is also correct. And unit cell edge is 2 root 2 times the radius of the atom. A equal to 2 root 2 RFCC का correct है ना। मतलब अगर A भी आपने मान लो correct किया तो फिर गलत हो जाता। समझा? Yes, sir. चलो 2017 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज 352। For a solution formed by mixing liquids L and M, the vapor pressure of L plotted against the mole fraction of M in solution is shown in the following figure. Now, diagram को बहुत अच्छे से observe करो. Partial pressure of L is plotted against the mole fraction of M ranging from 1 to 0, and the graph is given in this form. और ये पॉइंट को Z बोला है, ठीक है। Okay, here XL and XM represents mole fraction of L and M respectively in the solution. The correct statement applicable to this system is R. अच्छा, सबसे पहले ग्राफ देखकर क्या समझा? KH is variable. Sorry, come again, sorry. KH is variable. AH, I didn't get you. Henry's constant. Henry's constant vapor pressure में क्यों रिलेट कर रहे हो? The P is equal to KHX. हाँ, P equal to KHX, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल टू द सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड, नॉट लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड के लिए कौन सा लॉ अप्लाई होता है?
कंफ्यूज मत हो जाओ। हाँ, सी फॉर अ सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड्स L एंड M, तो यहाँ पर हेनरीज की बात ही नहीं आएगी ना, बिकॉज गैस इन लिक्विड नहीं है, ये लिक्विड इन लिक्विड है, मतलब दो सोल्यूशंस है विच कैन बी आइडियल या नॉन आइडियल। राउल्ट्स लॉ को ध्यान रखना है, यहाँ पर KH की बात ही नहीं आएगी इधर, समझा? Yes, yes. ठीक है। अच्छा, बाय द वे मान लो ये स्ट्राइक नहीं होता है, तो ऑप्शंस देखो पहले। ऑप्शन में बोल रहे हैं अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन LL in pure liquid L and MM in pure liquid M are stronger than those between LM when mixed in solution. अब ये टाइप का रिलेशन हम रिलेट करते हैं फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राइट? Yes, तो अब sir. स्ट्राइक होना चाहिए, ये नॉन आइडियल आइडियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया है। अब ग्राफ देखकर यहाँ पर क्या समझ में आया आपको? दिस इज शोइंग व्हाट डिविएशन? Positive. ये क्लियर है कि ऊपर की तरफ है, यानी पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है, इसका मतलब इट इज हैविंग हाई वेपर प्रेशर या लो वेपर प्रेशर? High. और वेपर प्रेशर हाई मतलब बॉइलिंग पॉइंट Low. लो, और बॉइलिंग पॉइंट लो मतलब जो LM का इंटरेक्शन है वो वीकर होगा कि स्ट्रॉन्गर? Weaker. वीकर देन द प्योर लिक्विड LL एंड MM। ये सब चीज को रिलेटेड है कि नहीं, बोलो? Yes, sir. और एक चीज यहाँ पर XM दिया था, तो अगर XM की बात कर रहे हैं तो XM जब 1 होगा तो XL विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर XM 0 होगा तो XL 1 हो जाएगा। तो इसको मैं XM से प्लॉट करूं या XL से प्लॉट करूं, इट विल बी वन एंड द सेम ना? Yes, sir. ठीक है, तो इज द फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट? LL MM आर स्ट्रॉन्गर देन LM? Yes. यस, तो ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ विद रिगार्ड्स टू पॉजिटिव डिविएशन। नाउ पॉइंट Z represents vapor pressure of pure liquid M and Raoult's law is obeyed when XL tends to 0. ये पॉइंट Z जो है that will represent the vapor pressure of which liquid? L. L, और ये वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा जब XL का वैल्यू 1. 1 होगा, बिकॉज अगर ये राउल्ट्स लॉ ओबे करता है तो PL विल बी इक्वल टू PL नॉट इन टू XL, और ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब XL विल बी टेंडिंग टू 1। समझा? तो अब ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। द पॉइंट Z represents vapor pressure of pure liquid L and Raoult's law is obeyed when XL is tending to 1. Hence only two options are correct. Clear है? Yes, sir. ओके, सो 2017 में पेपर 1 में फोर्थ क्वेश्चन सॉल्यूशन से था, 11th क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से था जो बहुत सिंपल था, डेंसिटी वाला क्वेश्चन था। एंड देन कमिंग टू पेपर 2, पेपर 2 में सॉल्यूशंस या सॉलिड स्टेट दोनों में से क्वेश्चन नहीं आए थे। पेपर 1 में एक एक क्वेश्चन आया, पेपर 2 में नहीं। तो ऑब्वियसली 36 क्वेश्चन में वो लोग बैलेंस करते हैं यूनिट्स को। कई बार रिपीट होता है, दोनों पेपर में आता है, या फिर कहीं कई बार एक ही पेपर में आएगा। चलो 2018 पे देखते हैं, पेज 366। पेज 366 क्वेश्चन 9। This was one of the tough papers of advanced. 9th क्वेश्चन देखो, आपको समझेगा। Consider an ionic solid MX with NaCl structure. Ionic solid MX with NaCl structure. Construct a new structure Z
whose unit cell is constructed from the unit cell of mx following the sequential instruction given below. Neglect the charge balance. अब 4 sequential instruction दिया हुआ है, sequence में ही करना है follow. First one, remove all the anions X except the central one. सारे anions को निकाल दो except the central one. Replace all the face-centered cations M by anion X. Remove all the corner cations and then replace the central anion X with cation M. फिर पूछा है नंबर ऑफ अनायन अपॉन कटायन Z में क्या होगा, जो नया स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया. फर्स्ट सीक्वेंस जो दिया है, रिमूव ऑल अनायंस X एक्सेप्ट द सेंट्रल वन. नाउ NaCl की जब बात करते हैं तो इट हैज अ FCC सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर. FCC salt like structure where the Cl minus ions are occupying the FCC lattice points. मतलब they are at the corners and face centers and Na plus occupies all the OVs. यानी ये H centers पे रहते हैं and at the body का center. बराबर. Yes, sir. Now remove all the anions except the central one. कॉर्नर्स और फेस सेंटर है, कोई सेंट्रल Cl माइनस आयन है क्या अपने पास इन द NaCl स्ट्रक्चर? No. नो. सेंटर में अगर कुछ है तो वो Na प्लस है बॉडी के सेंटर पे. तो यहां पर एक्चुअली आपको Na प्लस और Cl माइनस को रिवर्स करना पड़ेगा, तब जाके ये इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर पाओगे. मतलब दे हैव गिवन दैट Mx इज NaCl टाइप सॉलिड, but then they are asking you to assume that Cl minus and Na plus have their position swapped. ऐसा कुछ बोला नहीं गया था, बट जो इंस्ट्रक्शन ये लोग बोल रहे हैं. अब देखो, रिमूव ऑल द कॉर्नर कटायंस. अब कॉर्नर पे एक्चुअली कौन है? Cl minus. और वो बोल रहे हैं कि कॉर्नर के कटायंस को निकालो. कैसे निकालेंगे? समझा? तो ये इंस्ट्रक्शंस को अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो उन्होंने अज्यूम करने बोला है कि Cl माइनस और Na प्लस की पोजीशन इंटरचेंज कर दी गई है. तो नाउ द Cl माइनस आर एट द एज सेंटर 12 एज सेंटर एंड एट द बॉडी सेंटर 1 बॉडी सेंटर. और Na प्लस जो है वो अब Cl माइनस की जगह पे है, यानी कॉर्नर्स के ऊपर है जो कि 8 होते हैं एंड फेस सेंटर्स जो कि 6 होते हैं. ये समझा? Yes, sir. अब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं. रिमूव ऑल अनायंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन. मतलब मैं सारे एच सेंटर के अनायंस को निकाल दूंगा सिवाय मेरे बॉडी सेंटर को. दिस इज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच आई फॉलोड. सेकेंड, replace all the face centered cations M by anion X. तो फेस सेंटर के ऊपर जो कटायंस है उनको रिप्लेस करो विद द अनायंस. मतलब अब Cl माइनस 6 फेस सेंटर के ऊपर हो जाएंगे. फिर रिमूव ऑल द कॉर्नर कटायंस. तो ये सारे कॉर्नर्स भी निकाल दो एंड रिप्लेस द सेंट्रल अनायन X विथ कटायन M. यानी अब इसको निकालो और Na प्लस से रिप्लेस करो, यानी अब एक Na प्लस आपका बॉडी सेंटर पे है. Are the instructions clear, everyone? Yes, sir. So now the Na plus at the body center will contribute 100%, यानी Na plus 1 होगा, और Cl minus फेस सेंटर के ऊपर है जिसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, यानी ये 3 होंगे. मतलब नंबर ऑफ अनायंस अपॉन नंबर ऑफ कटायंस विल बी इक्वल टू 3:1. द आंसर इज 3. समझा?
और देखो उन्होंने बोला था निग्लेक्ट द चार्ज बैलेंस, मतलब ऑब्वियसली चार्ज का अनबैलेंसिंग आपको दिख रहा है यहाँ पर। Na+1 है लेकिन Cl-3 है, तो +1 और -3 ऑब्वियसली वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था जो उन्होंने दिया था और उसके ऊपर क्वेश्चन था। समझा? Yes. Now in the same paper, question number 12 और question number 14 were from solutions and colligative properties. like एक ही पेपर में दो solutions के questions आ गए। बहुत रेयर केस होता है कि एक ही चैप्टर से दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इस साल आ गया था। 12th was a very simple question, तो 12th नहीं ले रहा हूँ। 14th अच्छा क्वेश्चन है, वो लेते हैं। The plot given below shows PT curves where P is the pressure, T is the temperature. PT curve दिया है for two solvents X and Y and isomolar solutions of NaCl in these solvents. NaCl completely dissociates in both the solvent. NaCl completely dissociate कर रहा है, मतलब I की वैल्यू 2 है, वो समझ में आती है। अच्छा, ग्राफ में PT कर्व दिया है, 1 2 3 4 चार कर्व्स दिए हैं। कर्व नंबर 1 represents a solvent X, यानी the vapor pressure of pure solvent, which we know increases with increase in temperature, and then NaCl को solvent X में dissolve करने पर the vapor pressure decreases। ये lowering of vapor pressure वाला concept आ गया, इसलिए सेकेंड वाला कर्व 1 के नीचे है। अब थर्ड प्योर सॉल्वेंट Y का है और NaCl Y में डिसॉल्व करने पर कर्व नंबर 4 आया। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, sir. आगे, on addition of equal number of moles of a non-volatile solute S in equal amount in kg of these solvents, the elevation of boiling point of solvent X is 3 times that of solvent Y. अब एक solute को X और Y सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व किया, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हुआ, तो जो एलिवेशन X के लिए आया दैट इज 3 टाइम्स द एलिवेशन फॉर द Y solvent. Solute S is known to undergo dimerization in these solvents. Solute S dimerize हो रहा है, यानी एसोसिएट कर रहा है, यानी I का इन्वॉल्वमेंट यहां पर डेफिनेटली होगा। दिस इज हाउ यू शुड थिंक। Now, if the degree of dimerization of is 0.7 in solvent Y, यानी alpha for Y is 0.7, then degree of dimerization in solvent X is what? Is asked. अल्फा Y का दिया हुआ है, अल्फा X का ढूंढना है। ठीक है, now solute S को solvent X में डाला और solvent Y में भी डाला है और उनके बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को आइडेंटिफाई किया है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर NaCl का जो इंफॉर्मेशन आपको दिया है, विल दैट बी ऑफ एनी यूज टू सॉल्व द रिक्वायर्ड पार्ट अल्फा X ढूंढने के लिए? अच्छा, जस्ट थिंक अबाउट द फॉर्मूला टू बी अप्लाइड फॉर डेल्टा TB हियर। So फॉर्मूला can क्या you लगाओगे? question? सॉरी, Can you repeat your question? मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द फॉर्मूला यू विल अप्लाई फॉर डेल्टा TB ओवर हियर? I kbm. I kbm, where I will be equal to what? 2. I is directly 2. I will be 2 only if alpha is 1 and it won't be 2. मैं बोल रहा हूँ डाइमराइजेशन का केस, आप डिसोसिएशन की बात कर रहे हो। Half. हाफ, हाफ भी नहीं होगा। हाफ कब होगा? जब अल्फा 1 होगा गौतम। when alpha is not 1 you have to apply 1 minus alpha plus alpha by n dash, और डाइमर के लिए ये 2 होता है, दिस इज 1 minus alpha by 2। अगर अल्फा 1 हुआ तो ही हाफ होगा, राइट? बट अल्फा तो आपका 1 नहीं है ना।
आर यू क्लियर विद दैट? Yes, sir. ठीक है, तो आई एक्स के लिए तो हम फाइंड कर लेंगे 1 माइनस अल्फा एक्स बाई 2, और आई वाई के लिए हो जाएगा 1 माइनस 0.7 बाई 2, यानी 1 माइनस 0.35 0.65। तो अगर आप फॉर्मूला वे से सोचो तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। दिस इज पॉइंट सॉरी 1 माइनस अल्फा एक्स बाई 2 into Kb of the solvent X into molality equal to 3 times I of Y is 0.65 into Kb for the solvent Y into molality। अब अगर आप सेकेंड पैराग्राफ देखोगे तो इक्वल मोल्स ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी मोलालिटी सेम है, ये भी आइसोमोलल है। तो अल्फा एक्स ढूंढने के लिए मुझे केबी की वैल्यूज पता होनी चाहिए, या उसका रेशियो एटलीस्ट पता होना चाहिए। आई बात समझ में ये? Yes, sir. अब इसी रेशियो को आप फाइंड आउट कर सकते हो थ्रू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन फॉर NaCl। तो NaCl के केस में कैन यू सी हाउ मच इज द एलिवेशन व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड इन X? 2 degrees. 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि T 360 से 362 हो रहा है, मतलब डेल्टा TB ऑफ X व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड विल बी इक्वल टू, नाउ यहां पर जब आप IKBM लेंगे तो दिस विल बी 2 into KB into छोटू m equal to 2, करेक्ट? Yes, sir. और डेल्टा TB ऑफ Y 367 से 368, ये आपका 1 था। दिस इज ऑल्सो IKBM। अब ये KBX का है और ये KBY का है, तो ये KBX का है, so this will be equal to 2 into KB of Y into M equals to 1। अब जब आप रेशियो लेंगे तो KB ऑफ X अपॉन KB ऑफ Y ये निकल जाएगा, मोलैलिटी आइसोमोलल दिया है, दिस इज इक्वल टू 2:1, बराबर? Yes. Once you know the KB of X and Y का रेशियो, एक ही अननोन है अल्फा, that you can find out, and finally you get the alpha of X equal to 0.05। समझा? Yes, sir. ओके, नाउ ये ईयर था जहां पर डेसिमल प्लेसेस को इंट्रोड्यूस एक्चुअली किया गया था। इफ यू लुक एट द पेज 60 से 366 सेक्शन 2, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया है, सेकेंड पॉइंट देखो, फॉर ईच क्वेश्चन एंटर द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इन डेसिमल नोटेशन ट्रंकेटेड राउंडेड ऑफ टू द सेकेंड डेसिमल प्लेस। एग्जाम्पल 6.25, 7.00, negative 0.33, negative 0.30 and so on, using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer। Anyways, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को पढ़ो, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग वेरिएशन वो लोग लाने की ट्राई करते हैं। सो डू नॉट अज्यूम कि आपको डेसिमल प्लेसेस में ही आंसर करना है या सिंगल डिजिट नियरेस्ट इंटीजर करके आंसर करना है। ठीक है, तो एक बार वो इंस्ट्रक्शन हमेशा पढ़ने का आदत रखना ही है आपको। ठीक है, सो 2018 में नेक्स्ट पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं था फ्रॉम द 2 चैप्टर्स सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस। अब 2019 पे आ जाओ। On page 383, one question from the solution colligative was asked, 18th, which was easy question in teacher type wala, and again paper 2 में solution का ही एक और question आया था, question number 10। अगेन यहाँ पर सॉलिड स्टेट नहीं पूछा गया दोनों पेपर में, और ऐसा भी दूसरी बार हुआ है कि जहां पर सॉलिड स्टेट को पूछा ही नहीं है।
ठीक है, 10th क्वेश्चन भी काफी इजी था, कुछ है नहीं उसमें, सिंपल मेंस लेवल का ही था। अब 393 2020 वाला पेपर, क्वेश्चन 12। question 12. The cubic unit cell structure of a compound containing cation M and anion X is shown below. पहले तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो। जो आपका कटायन M है, लेट्स से M प्लस N, चार्ज मुझे पता नहीं, बट कटायन है उतना पता है। इट्स ऑक्यूपाइंग 2 फेस सेंटर्स, एंड जो अनायन है that is present at 4 H centers. This is what I can clearly see from the diagram. ठीक है, अब when compared to the anion, the cation has smaller ionic radius. मतलब the cation is smaller as compared to the anion, इसलिए वो voids को occupy करेगा। इतना चीज भी हम relate कर सकते हैं। अब choose the correct statements with the information given. तो पहला option, the empirical formula of the compound is Mx. Is this correct? Yes. Yes. 2 फेस सेंटर है, मतलब कंट्रीब्यूशन हाफ के हिसाब से एक कटायन होगा, और 4 एच सेंटर है, कंट्रीब्यूशन 1/4 के हिसाब से भी एक होगा। मतलब जो M और X है वो 1:1 के रेशियो में है, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला Mx करेक्ट है। The cation M and anion X have different coordination geometries. Now coordination geometries here, they mean to say coordination numbers only. And ionic solid के लिए, as I have already said, कि there are always 2 coordination number. मतलब M का coordination number will be equal to how many X are touching it, vice versa X का coordination number will be equal to how many M's are touching it. So now if I talk about the M वाला cation which is at the face center, तो ये face center वाला एटम कितने X माइनस को टच कर रहा है? 8. क्योंकि अगर डायग्राम को देखोगे तो 4 एच सेंटर्स वाले एटम्स इन द सेम क्यूबिक सेल है, और 4 उसके पड़ोसी वाला, मतलब एडजेसेंट यूनिट सेल में होगा, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आना चाहिए। अब सिमिलरली एक्स वाला अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा? 8. एक्स भी 8 को टच कर रहा है, मतलब सेम यूनिट सेल में 2 को टच कर रहा है, फिर उसके ऊपर वापस 2 जो उसके ऊपर वाला यूनिट सेल है। ठीक है, और वैसे विजुअलाइज करोगे तो और 2 यूनिट सेल में 2 को टच कर रहा होगा, मतलब टोटल 2 इस यूनिट सेल में और बाकी 6 बाकी 3 यूनिट सेल में, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 आना चाहिए, यानी दे डोंट हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स, दे हैव सेम, यानी बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देन द रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल H is, मतलब R of mx bond length of mx with respect to the unit cell H A is equal to 0.866. Now ये कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे। This is my x minus at the H center and this is the cation M plus जो भी N और M लिया मैंने। ठीक है, तो इनके बीच का बॉन्ड लेंथ हमको रिलेट करना है। So to relate that, we can just form a triangle over here. ठीक है, how much is this length from the edge to the corner? A/2. सिंपल है ना, ये तो a/2 है, और कॉर्नर से फेस सेंटर, कॉर्नर से फेस सेंटर
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? A by root. √2a का आधा, क्योंकि हमें पता है फेज डायगोनल तो √2a होता है ना, तो ये a बाई √2 होगा। तो अब ये वाला लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। सो बॉन्ड लेंथ ऑफ mx will be equal to a square by 2 plus a square by 4, which is equal to 3a square by 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा ये, that is √3a by 2, which is equal to 0.866a। तो जो रेशियो 0.866 का बोला है वो करेक्ट है, तो हमने प्रूव किया, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। समझा ये? Yes, sir. This is the edge center, this is the face center and this is the corner। बस उसके लेंथ्स मैंने यहाँ पर रिलेट किए हैं। आगे, the ratio of ionic radii of cation M to anion X is 0.414। Now 0.414 होने के लिए what is the condition to be satisfied? Coordination number equal to 6. And for this to be correct, the cation should occupy all the OVs. OVs। और यहाँ पर तो cation बैठा हुआ है फेस सेंटर पे, जो OVs का पोजीशन ही नहीं है, तो ये डेफिनेटली गलत स्टेटमेंट है। सो द आंसर शुड बी ओनली ए एंड सी। समझा? Yes, sir. Okay, next 396 पेज पे क्वेश्चन नंबर 14 was asked from solution colligative properties and it's a very simple question as per the Raoult's law। Raoult's law बहुत फेमस है जेई मेंस में भी और जेई एडवांस्ड में भी एज अ टॉपिक wherein lots of questions are asked। अगर आप yearly questions देखोगे तो Raoult's law is a part, उसके अंदर आइडियल एंड नॉन आइडियल, जहां पर questions are asked in many of the previous years। ठीक है? ओके, 2021 का पेपर आपके पास है क्या? I'll just send 2021 पेपर टू यू। उसमें भी कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ आपको, तो चाहिए तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे वंस आई गिव द पेपर टू यू। So I hope this discussion was advantageous। Yes? Yes, sir.